हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 नेशनलिज्म। तो ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने किया था सिटीजनशिप वाला चैप्टर। ठीक है, और अब हम नेशनलिज्म जो चैप्टर है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो नेशनलिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? नेशन स्टेट्स। ठीक है, यानी कि इंडिया क्या है? एक नेशन स्टेट है। ठीक है, और नेशन कंट्री है इंडिया, और इंडिया के अंदर नेशन स्टेट्स हैं। तो जो हमारा जो इंडिया है उसके अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, इंडिया की एक अलग से आइडेंटिटी है, अलग से एक फ्लैग है, नेशनल एनिमल है। ठीक है, तो उसी तरीके से नेशनलिज्म के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली नेशनलिज्म और नेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये नहीं देखेंगे इस चैप्टर में कि नेशनलिज्म अराइज कैसे हुआ, बल्कि हम नेशनलिज्म का मतलब इस चैप्टर में समझेंगे, इसके फंक्शंस क्या है वो समझेंगे। ठीक है, क्लेम्स और एस्पिरेशंस के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। नेशन एंड नेशनलिज्म, स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन एंड ensuring a link between democracy and nationalism। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे नेशनलिज्म का। तो जब भी हम कॉमनली नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं? दैट विच टॉक अबाउट पैट्रियोटिज्म, नेशनल फ्लैग, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री एंड द लाइक। ठीक है, इसी तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। रिपब्लिक डे, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रिपब्लिक डे की परेड होती है दिल्ली में, तो वो भी एक सिंबल है इंडियन नेशनलिज्म का, जो कि सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी लेकर आता है। ठीक है, विद द इंडियन नेशन। बट इफ़ वी ट्राई टू गो डीपर, अगर हम डीपर जाने की बात करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि हम कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन लेकर आए नेशनलिज्म की। ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी आइडियाज़ पढ़े हैं इस पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में, तो उसमें कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है किसी भी टॉपिक की, किसी भी आइडिया की। उसी तरीके से नेशनलिज्म की भी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है एक एक्सेप्टेड नेशनलिज्म की डेफिनेशन को फाइंड करना। एंड दिस नीड नॉट मीन दैट वी शुड अबंडन द एफर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस एफर्ट को ख़त्म कर दें, हम नेशनलिज्म की डेफिनेशन को ढूंढे ही ना। नेशनलिज्म को स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अब हम लास्ट 2 सेंचुरीज या उससे पहले की बात करें तो नेशनलिज्म एक कंपेलिंग था, मोस्ट कंपेलिंग ऑफ पॉलिटिकल क्रीड्स विच हैज़ हेल्प टू शेप हिस्ट्री। ठीक है, तो नेशनलिज्म में अपोजिट आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, और ये राजनीतिक पंथ हैं जिसने हिस्ट्री को शेप करने में भी हेल्प की थी। इसने लॉयल्टीज़ को भी इंस्पायर किया और डीप हेटर्ड्स को भी इंस्पायर किया। ठीक है, तो दोनों क्या है? अपोजिट मतलब है दोनों की। लोगों को यूनाइट भी किया, उनको डिवाइड भी किया, यहाँ पर भी अपोजिट है। लिबरेट यानी कि फ्रीडम दिलवाई ऑप्रेसिव रूल से, और कॉन्फ्लिक्ट का कोज भी बना नेशनलिज्म, बिटरनेस का, वॉर्स का। ठीक है, तो हर जगह क्या है? अपोजिट चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब ऐसा क्यों है कि जब भी जो लोग हैं वो ऑप्रेसिव रूल से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, फ्रीडम के लिए जो भी स्ट्रगल्स होते हैं जब लोग वो करना शुरू करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। ठीक है, जो लोग ऑप्रेसिव हैं, जो जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, तो ऑप्रेसिव लोग उन पर अपना ऑपरेशन दिखाते हैं, और जो इसके सपोर्ट में हैं, ठीक है, मतलब जो लोगों को फ्रीडम देना ही नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। अब देखो यहाँ पर एम्पायर्स को इसने ख़त्म किया, एम्पायर्स और स्टेट्स को,
ख़त्म किया है, ठीक है। जो जहाँ पर जैसे राजा वगैरह जो रूल करते थे तो उस चीज़ को भी नेशनलिज्म ने ख़त्म किया है। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स जो हुए हैं तो उन्होंने स्टेट्स की और एम्पायर्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया है, रीड्रॉ किया है, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट ज़्यादातर जो पार्ट है वर्ल्ड के वो डिवाइडेड है अलग अलग नेशन स्टेट्स में। और जो स्टेट बाउंड्रीज को रीऑर्डर करने का जो प्रोसेस है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और सेपरेटिक अलग अलग जो स्ट्रगल्स हैं वो किए जा रहे हैं स्टेट्स में, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि अभी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं वो अभी भी बनी रही हैं, ख़त्म नहीं हुई है, ये जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। नेशनलिज्म हैज़ पास्ड थ्रू मैनी फेजेस। अब नेशनलिज्म ने बहुत सारे फेजेस को पास किया है। जैसे 19th सेंचुरी में यूरोप में इसने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को नेशन स्टेट में इसको यूनिफाई कराया। यानी कि ये छोटे छोटे क्या है, नेशन स्टेट्स हैं, तो इनको एक स्टेट बनाकर यूनिफाई कर दिया गया। Present day German and Italian states were formed through such a process of unification and consolidation। और जर्मन और इटली जैसी जो स्टेट्स हैं तो वहाँ पर वो फॉर्म हुई है यूनिफिकेशन के प्रोसेस से, ठीक है। जैसे हमने 10th क्लास में भी क्या पढ़ा था, यूनिफिकेशन इन इटली, यूनिफिकेशन इन जर्मन एंड यूनिफिकेशन इन ब्रिटेन, ठीक है। तो वो कैसे हुआ था, नेशनलिज्म की वजह से ही हुआ था। A large part of new state were also founded in Latin America। और नई नई स्टेट्स लैटिन अमेरिका में भी मिलती हैं। Along with the consolidation of state boundaries, ठीक है। अब स्टेट बाउंड्रीज तो बन ही रही हैं, साथ ही साथ जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, जो लोकल रीजनल लेवल पर जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो जो हैं, और लोकल लॉयल्टीज़ जो हैं अब वो चेंज हो गई है कॉमन लैंग्वेज में और स्टेट लॉयल्टीज़ में। जो लोग हैं नई नई स्टेट्स के तो उनकी नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन्होंने एक्वायर की है जो कि नेशन स्टेट की मेंबरशिप पर बेस्ड है। तो हमने सिमिलर प्रोसेस देखी कंसोलिडेशन की जो हमारी खुद की कंट्री में भी हो रही है, ठीक है। बट नेशनलिज्म ऑल्सो accompanied contributed to the breakup of लार्ज एम्पायर्स सच एस ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि एम्पायर्स का जो रूल था नेशनलिज्म की वजह से वो क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड रशियन एम्पायर्स जो थे 20th सेंचुरी में यूरोप में, और वो भी ख़त्म हो गए थे, ठीक है, उनको भी हटा दिया गया था। और ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एम्पायर्स एशिया और अफ्रीका में ये भी इनका रूल भी ख़त्म कर दिया गया था। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स, तो एम्पायर्स का डिसइंटीग्रेशन कर दिया गया था। Struggles for freedom from colonial rule by India and other former colonies were nationalist struggles inspired by the desire to establish nation states which would be independent of foreign control। जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए कॉलोनियल रूल से, इंडिया ने जो स्ट्रगल किया था जब जो फॉरेन कंट्री ने हमारे इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया था, जो जिसको मतलब इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया था, जिसको कॉलोनियल रूल कहा गया, तो वो जो स्ट्रगल था और जो कॉलोनीज थी, बाकी जो कॉलोनीज बनी हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स हुई थी, ठीक है। और वो इंस्पायर्ड कैसे हुए थे लोग जो थे, वो कैसे इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिली थी, नेशन स्टेट से मिली थी कि उनको जो है नेशन स्टेट्स बनानी है, ठीक है, जो जिस पे कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा। और ये जो प्रोसेस है स्टेट बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का, ये अभी भी चलता आ रहा है। 1960 से even apparently stable nation states have been confronted by nationalist demands put forward by groups or regions, and these may include demands for separate statehood। अब कुछ ग्रुप्स और रीजन्स ने नेशनलिस्ट डिमांड की थी, नेशन स्टेट की डिमांड की थी, और कुछ ने सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की थी। और अब की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उसमें हमने देखा है कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स जो हैं दैट थ्रेटन टू डिवाइड एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो तब एग्जिस्टिंग जो स्टेट्स थी तो उनको डिवाइड करने के लिए
ठीक है, उन्होंने थ्रेटन किया यानी कि डराया। सच सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैव डेवलप्ड अमंग द क्यूबेकॉइज इन कनाडा। अब कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो की गई थी वो कौन कौन सी है? क्यूबेकॉइज इन कनाडा, बास्क्यूज इन नॉर्दर्न स्पेन, कुर्ड्स इन तुर्की एंड इराक, और तमिल्स इन श्रीलंका एंड अमंग अदर्स। जो लैंग्वेज है नेशनलिज्म की वो इंडिया में भी कुछ लोग जो है उसे यूज़ करते हैं। अरब नेशनलिज्म आज टुडे मे होप टू यूनाइट अरब कंट्रीज। अरब नेशनलिज्म क्या चाहेगा कि वो अरब कंट्रीज को क्या कर ले? यूनाइट कर ले अरब यूनियन में। लेकिन सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे कि बेस्क्यूज और कुर्ड्स, तो इन्होंने स्ट्रगल किया कि ये जो स्टेट यूनाइट करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ स्ट्रगल कर दिया। वी मे ऑल एग्री दैट नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स है, वर्ल्ड में फोर्स है, बट ये डिफ़िकल्ट है इस एग्रीमेंट पर पहुंचना कि नेशन और नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। नेशन क्या होता है? लोग नेशन को फॉर्म क्यों करते, क्यों बनाते हैं नेशन? लोग जो हैं वो रेडी क्यों होते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, और इवन देश के लिए मरने के लिए भी तैयार क्यों होते हैं? Why and in what ways are claims to nationhood linked to claims to statehood? Do nations have a right to statehood और national self determination? क्या नेशन का राइट है स्टेटहुड पर या नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर? और कैन इट क्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म बी मेट विदाउट कंसिडरिंग सेपरेटहुड स्टेटहुड? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज इश्यूज। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे? नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। नेशनलिज्म के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक में नेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि नेशनलिज्म है क्या, ठीक है। तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है? फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि नेशनलिज्म इज द फीलिंग टूवर्ड्स पेट्रोटिज्म, नेशनल फ्लैग, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा कि नेशनलिज्म ब्रिंग्स सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एज वेल एज डाइवर्सिटी which many associate with the Indian nation. फोर्थ पॉइंट होगा फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अटैचेस पीपल फॉर द नेशनल ऑनर, नेशनल ग्लोरी, नेशनल कोज एंड नेशनल इंटरेस्ट। और एक एग्जाम्पल यहाँ से बनेगा। एग्जाम्पल क्या होगा? रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली इज अ स्ट्राइकिंग सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड यहाँ तक करना है, ठीक है। एक और पॉइंट हम यहाँ से बना सकते हैं नेशनलिज्म का, वो है nationalism also accompanied and contributed to the breakup of large empires, ठीक है, इतना आप यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द वर्ल्ड? नेशनलिज्म का इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड पर? इसका आंसर क्या बनेगा? पहले आपको लिखना है कि नेशनलिज्म इज द रिजल्ट of number of negative and positive factors in different parts of the world which may have the following impacts, ठीक है। जिसके impacts क्या क्या लिखने हैं? एक तो हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर्स, ठीक है, और नेशन स्टेट्स का बनना, ये भी आप सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर्स अगर आपको बताने हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं? inspired intense loyalties as well as deep hatreds, united people, divide them, help to liberate, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? cause of conflict and bitterness and wars, and it has been a factor in the breakup of empires and states, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते थे, ठीक है। और
ओके, सो स्टार्ट करते हैं वाला टॉपिक आज का हमारा जो है नेशंस एंड नेशनलिज्म। सो नेशंस का मतलब क्या होता है ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। अब नेशंस बनते क्या हैं, बनते कैसे हैं? नेशनलिज्म से ही नेशन बनते हैं। अगर लोगों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो नहीं होगी तो नेशंस कॉन्स्टिट्यूट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नेशंस के लिए नेशनलिज्म का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या क्या नहीं होते हैं, मतलब किन चीज़ों को हम नेशनलिज्म नहीं कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में नेशन होते क्या हैं। ठीक है, तो नेशन इज़ नॉट एनी कैजुअल कलेक्शन ऑफ पीपल। नेशन जो है वो लोगों का कलेक्शन नहीं होता है, रहते तो नेशन में लोग ही हैं बट ऐसे कैजुअल कलेक्शन नहीं होता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरे ग्रुप ह्यूमन सोसाइटी में होते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, वो भी नेशन नहीं है। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली। जैसे फैमिली में सब एक दूसरे को जानते हैं और सबके बारे में पर्सनल नॉलेज होती है, आइडेंटिटी के बारे में, करेक्टर के बारे में, वो भी नेशन नहीं है, उससे भी अलग है। और ये उस चीज़ से भी अलग है, जैसे ट्राइब्स में क्या होता है कि लोग जो हैं अलग अलग टाइज से एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलेशन होता है जो कि मेंबर्स को लिंक करता है। इवन इफ वी डोंट नो पर्सनली नो ऑल द मेंबर्स वी कैन इट नीड बी ट्रेस द लिंक्स दैट बाइंड देम टू अस। अब नेशन में क्या होता है, ये चीज़ इनमें हमने देखा कि ये चीज़ नेशन नहीं है, बट नेशन में होता क्या है कि हम लोगों को जानते भी नहीं हैं फिर भी वो नेशन कहलाता है। But as a member of a nation, we may never come face to face with most of our fellow nationals, so nor need we share ties of descent with them. नेशन में हम किसी को भी फेस टू फेस नहीं जानते हैं। और अब हम देखते हैं कि नेशन बनते कैसे हैं, हाउ नेशंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड और व्हाट डू यू मीन बाय नेशन। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि जो नेशंस हैं वो ऐसे ग्रुप से बनते हैं जिसमें कुछ फीचर्स एक जैसे हों, जैसे कि डिसेंट, लैंग्वेज, रिलीजन और एथनिसिटी। डिसेंट का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज़ ऑफ इंडियन डिसेंट। ठीक है, तो डिसेंट का मतलब हो जाएगा एक तरीके से जो वंशराज होता है। ठीक है, लैंग्वेज तो हम सबको पता है। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था एक चैप्टर जिसमें हमने श्रीलंका की एथनिसिटी भी देखी थी। तो वहाँ पर क्या थे, कुछ लोग सिंहाला स्पीकर्स थे, कुछ लोग तमिल स्पीकर्स थे। ठीक है, ऐसा ही था ना। तो जो लोग लैंग्वेज या फिर रिलीजन के बेसिस पर जिनको क्लासिफाई किया जाता है उसे हम एथनिसिटी कहते हैं। तो नेशन कैसे बनता है, जिसमें डिसेंट, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी ऐसे फीचर्स हों, ऐसे नेशन जो है वो बनता है। बट देयर इज इन फैक्ट नो कॉमन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल नेशंस। लेकिन हर एक नेशन में यही सेम करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, कुछ नेशंस में अलग हो सकती है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अलग हो सकते हैं, बट नेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जिसमें कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, जैसे कि कनाडा में हम देखते हैं। तो कनाडा में क्या है, कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, कुछ लोग फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। इंडिया में तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। एंड नो डू मैनी नेशंस हैव अ कॉमन रिलीजन टू यूनाइट देम। और लोगों के रिलीजन भी अलग अलग होते हैं बहुत सारे नेशन में। इंडिया ही एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, इंडिया में काफ़ी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं बट फिर भी यूनाइट होके रहते हैं, राइट। दिस सेम कुड बी सैड ऑफ अदर करेक्टरिस्टिक्स सच एज रेस और डिसेंट। उसी तरीके से दूसरे करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, जैसे रेस और डिसेंट। अब रेस के ऊपर हम देखें तो जैसे कि जो हमारा साउथ अफ्रीका था, तो पहले वहाँ पर क्या होता था, रेस के बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा था लोगों को कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, फिर उसी तरीके से उनको ट्रीट भी किया जाता था, राइट। व्हाट देन कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन। तो एक नेशन क्या चीज़ें बनाता है, एक नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है जो एक साथ, जिसमें लोग एक साथ रहते हैं, कलेक्टिव बिलीव्स के साथ, एस्पिरेशंस के साथ, इमेजिनेशंस के साथ। ऐसा बिलीव किया जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन विच पीपल मेक अबाउट कलेक्टिव होल विद विच दे आइडेंटिफाई। इसमें कहा गया है कि ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड होता है जिसमें जो लोग हैं वो
कलेक्टिवली कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, ठीक है, सभी लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से लोग कलेक्टिवली कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, उस चीज़ पर ये बेस्ड होता है। Let us identify and understand some of the assumption which people make about the nation. अब कुछ assumptions क्या क्या हैं, जैसे 5 assumptions हमें दे रखी है, तो उनके बारे में वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लास्ट तक बने रहना, वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है, फर्स्ट अजम्पशन हमारी है शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है। शेयर्ड बिलीव्स, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला, एक नेशन जो है वो कैसे बन सकता है, बिलीफ से। अच्छा, आप पूछोगे बिलीफ से कैसे नेशन बन सकता है। तो देखो, नेशन किसी माउंटेन की तरह नहीं होते, एज यू नो, आप सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, तो उनको तो हम नेशन कहेंगे नहीं, राइट। They are not the things which exist independent of the beliefs that people have about them. तो वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसमें लोग जो हैं वो अब इंडिपेंडेंटली जो उनका बिलीफ होता है जिसके ऊपर। टू स्पीक ऑफ अ पीपल एज अ नेशन इज नॉट टू मेक अ कमेंट अबाउट देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ और बिहेवियर। देखो, जब भी हम किसी रिवर को देखते हैं, माउंटेन को देखते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो अगर हमें वो अच्छी लगती है तो हम कमेंट करते हैं, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। और फिर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि अगर कोई रिवर है तो ये रिवर यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है फ्लो होता हुआ, ठीक है, कोई झरना है, इस तरीके से हम बोलते हैं। बट हम नेशन को ऐसा नहीं बोल सकते। नेशन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज to refer to the collective identity and vision for the future of a group which aspires to have an independent political existence. तो नेशन में क्या होता है, कलेक्टिव, लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, विजन होता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, किसी भी ग्रुप का, जिसकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होती है। अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अगर हम इसको पूरा पढ़ लेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा शेयर्ड बिलीव्स का मतलब क्या है। टू दिस एक्सटेंट नेशन कैन बी कंपेयर्ड विद अ टीम। ओके, सो अब एग्जाम्पल दे रखा है कि नेशन को हम एक टीम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे एक टीम होती है उसी तरीके से नेशन है, ठीक है। वो कैसे है, व्हेन वी स्पीक ऑफ अ टीम, जब भी हम किसी टीम की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं ना टीम में, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो एक टीम में क्या होता है, सेट ऑफ पीपल होता है, जो अगर कोई काम करने की टीम है, जैसे ऑफिस में मान लो टीम बना दी जाती है, ठीक है, उनको कोई वर्क असाइन कर दिया जाता है, तो ये वो कोई काम करने की टीम है, या फिर वो एक साथ प्ले खेलने की टीम है, जैसे स्पोर्ट्स टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली कंसीव ऑफ देमसेल्व्स एज अ कलेक्टिव ग्रुप, उसी को कलेक्टिव ग्रुप कहा जाता है। If they didn't think of themselves in the way, they would cease to be a team and be simply different individuals playing a game or undertaking a task. A nation exists when its members believe that they belong together. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी टीम है, अगर वो टीम सिर्फ इंडिपेंडेंटली लोगों की तरह रहे, मतलब एक टीम की तरह ना रहे, टीम कैसे रहती है, अच्छा टीम की डेफिनेशन क्या कहोगे आप। टीम वो होती है जो कलेक्टिवली काम करती है, एक साथ मिलके काम करती है, एक दूसरे को समझती है, ठीक है, ऐसी होती है टीम। तो जैसे कि मान लो स्कूल में कोई भी ग्रुप है, ग्रुप्स बनते हैं, जैसे बच्चों के, जो अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे बच्चों वाले ग्रुप में चले जाएंगे, है ना। तो अब वो अच्छे बच्चों वाले जो ग्रुप है वो एक दूसरे को समझेगा, वो मानेगा कि हम एक साथ हैं, ठीक है, हम सारे एक हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया कि नेशन में जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को क्या समझते हैं कि हम एक हैं, हम एक साथ हैं। अगर मान लो कोई भी कैलेमिटी आ जाती है, कोई भी क्राइसिस हो जाते हैं नेशन पर, तो सारे मिलकर काम करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोग सेल्फिश हो जाएंगे कि नहीं उसके लिए नहीं करना, उसके लिए नहीं करना, लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे कि कई बार
जो दूसरे एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में कुछ एरियाज़ होते हैं उड़ीसा वगैरह, तो वहाँ पर कई बार क्या आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, फ्लड आ जाती है, सुनामी आ जाती है कई बार। तो लोग क्या करते हैं, जो दूसरे एरियाज़ में जो सेफ बैठे हैं लोग, वो उनकी हेल्प के लिए उनके लिए कुछ भी मनी वगैरह कुछ भी डोनेट कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि वो एक साथ ना होते हुए भी एक साथ है, मतलब एक साथ ना रह के भी सारे लोग क्या हैं, एक साथ ही हैं और एक ही हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, नेशन शेयर बिलीव्स वाला टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर चलते हैं, जो कि क्या है, हिस्ट्री, इतिहास। ओके। Second, people who see themselves as a nation also embody a sense of continuing historical identity. अब जो लोग हैं जो नेशन में रहते हैं, तो उनकी एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया की भी कुछ हिस्टोरिकल आइडेंटिटी रही होगी कि इंडिया पहले बहुत ज़्यादा रिच था, ठीक है, बहुत सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। और उस टाइम पर जो फॉरेन कंट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। कॉलोनी बनाने के बाद इंडिया के पास जितना भी, उन्होंने इंडिया को यूज़ किया और जितना भी पैसा था, जितना भी सोना था, उस चीज़ को भी यूज़ कर लिया, ठीक है। और इंडिया के जो लोग हैं उनका यूज़ भी वो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया की भी एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी थी। Nations perceive themselves as stretching back into the past as well as reaching into the future, ठीक है। अब नेशंस में क्या होता है, पास्ट के बारे में भी सोचा जाता है और फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है। They articulate from themselves for themselves a sense of their own history by drawing on collective memories, legends and historical records to outline the continuing identity of a nation. अब वो क्या करते हैं, एक हिस्ट्री की जो सेंस है उसे डेवलप कर लेते हैं, कलेक्टिव मेमोरीज को लाकर। कुछ ऐसी लीजेंड्स भी होती हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं जिनको पढ़कर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। टू आउटलाइन द कॉन्टिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। तो जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, एंशियंट सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक जो हेरिटेज होती है, परंपरा होती है। तो जो नेशनलिस्ट थे इंडिया में, उन्होंने एंशियंट सिविलाइजेशन को इन्वोक किया, कल्चरल हेरिटेज को इन्वोक किया, बाकी सारी अचीवमेंट्स लेकर आए, बाकी दूसरी जो भी अचीवमेंट्स थी वो इंडिया में लेकर आए, ठीक है, ताकि वो अब ये दिखा सके कि इंडिया की भी एक बहुत लंबी और बहुत कॉन्टिन्यूइंग हिस्ट्री रही थी as a civilization, and this civilization continuity and unity is the basis of Indian nation. अब यहाँ पर बता रखा है, जवाहरलाल नेहरू एग्जाम्पल के लिए उन्होंने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दो आउटवर्डली देयर वाज डाइवर्सिटी। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग वेराइटी के लोग रहते हैं। एवरीवेयर देयर वाज अ ट्रेमेंडस इम्प्रेस ऑन वननेस। लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में एकता है, ठीक है, कहते हैं ना विविधता में एकता, ठीक है। तो फिर भी इंडिया में क्या है, एकता है, एंड विच हेल्ड ऑल ऑफ अस टुगेदर इन एज पास्ट व्हाटएवर पॉलिटिकल फेट और मिसफॉर्चून हैड बिफॉलन अस। पॉलिटिकल फेट का मतलब होता है राजनीतिक भाग्य, या फिर मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य। तो कैसा भी भाग्य या फिर दुर्भाग्य, हर स्थिति में इंडिया जो है वो एक साथ, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का मतलब था। अब थर्ड हमारे पास आता है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक में हम समझेंगे। नेशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ, जिसका एक कॉमन पास्ट हो, जो एक साथ रहते हो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में बहुत टाइम से, तो ये लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस देता है। इट हेल्प्स देम टू इमेजिन देमसेल्व्स एज वन पीपल। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और अगर आपको वहाँ पर कोई इंडिया का कोई भी पर्सन मिल जाता है, तो आप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि कोई तो इंडियन मिला, कोई तो अपना मिला, ठीक है, चाहे वो कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, बट आपको फिर भी लगेगा कि वो इंडिया का, मतलब वो हम एक ही हैं, ठीक है। अब
बाहर की कंट्री में कोई जाता है तो वो क्या कहता है, वो ये तो नहीं बताता है कि मैं कौन सी स्टेट से हूँ, बल्कि क्या कहते हैं, आई एम इंडियन, राइट। वो क्या कहते हैं, अपने आप को इंडियन बताते हैं। तो उसी तरीके से ये सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट पीपल हु सी देमसेल्व्स एज अ नेशन स्पीक ऑफ अ homeland. Territory they occupied and the land on which they have lived has a special significance. जिस टेरिटरी में हम रहते हैं, जिस लैंड पर हम रहते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एक सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चीज़ है, बहुत स्पेशल हमारे लिए है। हम क्या कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है, एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन, ओके, एंड दे क्लेम इट एज देयर ओन। और हम क्या मानते हैं, हम अपने एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हम दूसरों का क्यों ले। तो जैसे कि हम क्या कहते हैं, इंडिया में जो इंडिया के लोग होते हैं कि भारत हमारा है, इंडिया तो हमारा है। नेशंस हाउएवर करेक्टराइज द होमलैंड इन डिफरेंट वेज। अब नेशंस जो हैं वो अपने अपने होमलैंड को, यानी कि नेशंस को अलग अलग डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों से उसको करेक्टराइज किया जाता है, जैसे कि मदरलैंड, फादरलैंड, होली लैंड, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या कहा जाता है, इंडिया को भारत माता, राइट। तो वो क्या है, मदरलैंड है, हम इसको धरती माँ ही तो मानते हैं, ठीक है। एंड द जूइश पीपल फॉर इंस्टेंस, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिस्पोज्ड एंड स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑलवेज क्लेम दैट देयर ओरिजिनल होमलैंड वाज इन पैलेस्टाइन। अब जो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि जो जूइश पीपल है वो डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर होने की बजाय, डिस्पर्स होने की बजाय, यानी कि फैलने की बजाय, वो क्या कहते हैं, वो हमेशा क्लेम करते हैं कि उनका ओरिजिनल होमलैंड हमेशा से क्या है, पैलेस्टाइन है, ठीक है, प्रोमिस्ड लैंड। और जो इंडियन नेशन है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, रीजन्स हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एंड सिंस मोर देन वन सेट ऑफ पीपल में ले क्लेम टू सेम टेरिटरी, द एस्पिरेशन ऑफ होमलैंड वो हैज़ बीन अ मेजर कोज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अब टेरिटरी के ऊपर हमने क्या देखा है, टेरिटरी के ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, होते रहे हैं, और क्या पता आगे भी हों, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था टेरिटरी के बारे में। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, तो फोर्थ वन क्या है, जब टेरिटरी और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। And it is a shared vision of the future and collective aspiration to have an independent political existence that distinguishes groups from nation। और ये लोगों का एक शेयर्ड विजन होता है फ्यूचर का, ठीक है, कलेक्टिव एस्पिरेशन का, कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, कि राजनीतिक तरीके से जो लोग हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो कि ग्रुप्स को नेशन से डिफ्रेंशिएट करता है। Members of a nation share a vision of the kind of state they want to build। जो नेशन के मेंबर्स होते हैं तो वो इस तरीके से सोचते हैं, मतलब जो जैसी स्टेट वो बनाना चाहते हैं उसी तरीके से वो एक विजन रखते हैं, ठीक है, कि कैसी स्टेट वो चाहते हैं। अब लोग कैसी स्टेट चाहेंगे कि जिसमें इक्वालिटी हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। दे अफर्म अमंग अदर थिंग्स अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो एक मतलब ये एक विजन होता है लोगों का, जो वो सोचते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो, सेक्युलर हो, लिबरल हो, फ्रीडम हमें मिले। सेक्युलर का मतलब तो आप सबको पता है कि कोई एक रिलीजन की मोनोपोली ना हो। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको लोग ही चूज़ करें। ये जो आइडियल्स है ये रिप्रेजेंट करती हैं टर्म्स को, अंडर विच दे कम टुगेदर एंड विलिंग टू लिव टुगेदर, जिसमें जो लोग हैं इनकी वजह से जो लोग हैं वो एक साथ रहने के लिए तैयार होंगे। एंड इट रिप्रेजेंट इन वर्ड्स देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ नेशन। और ऐसे ही ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये एक शेयर्ड कमिटमेंट होती है टू सेट अप पॉलिटिकल वैल्यूज एंड आइडियल दैट इज मोस्ट डिजायरेबल बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी और अ नेशन स्टेट, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकली राजनीतिक तरीके जो हैं, तो जो भी वहाँ पर चल रहा है, राजनीति में जो भी चल रहा है वो लोगों को
पता हो, ठीक है। तो ये सबसे डिजायरेबल बेसिस होता है पॉलिटिकल कम्युनिटी का और नेशन स्टेट का, यानी कि नेशन स्टेट यही तो चाहेगी। एंड विद इन इट मेंबर्स जो होंगे पॉलिटिकल कम्युनिटी के, तो वो कुछ ऑब्लिगेशन से बाउंड होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व जो होते हैं। तो लोग हैं उनके कुछ ना कुछ दायित्व भी होते हैं। और ये जो ऑब्लिगेशंस होती है, ये जो दायित्व होते हैं, ये क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि हम सबके पास राइट्स हैं, और हम सबके पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज तो होंगी ही होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई पावर है तो उस पावर के लिए हमें कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होंगी। तो एक नेशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है जब लोग जो हैं वो अपनी ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करे, समझे और उसे फॉलो भी करे, उसे परफॉर्म भी करे। We might even say that recognition of this framework of obligation is the strongest test of loyalty to the nation. और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिकॉग्निशन है, ठीक है, इन ऑब्लिगेशंस की, ये स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट है ये देखने के लिए कि लॉयलिटी को टेस्ट करने के लिए, नेशन की तरफ लॉयलिटी को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तो एक फिफ्थ जो अजम्पशन है वो क्या है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी भी नेशन की। तो बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि एक जो स्टेट और सोसाइटी के लिए, जैसे हम स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे हम सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उसका जो पॉलिटिकल विजन है वो सफिशिएंट नहीं है इंडिविजुअल्स को नेशन में एक साथ बाइंड करने के लिए। अब उनकी एक शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज, कॉमन डिसेंट, या फिर ऐसी ही और चीज़ें होनी चाहिए। शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए। एंड देर इज़ नो डाउट कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। सेम रिलीजन जिनका है वो कॉमन बिलीव्स देता है और सोशल प्रैक्टिसेस भी सेम होती हैं, ठीक है। तो भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो बनती है। एंड ऑब्जर्विंग द सेम फेस्टिवल्स सेम होंगे, अगर रिलीजन सेम होगा तो हॉलीडेज भी सेम उसी चीज़ के लिए होंगी। एंड होल्डिंग द सेम सिम्बल्स वैल्यूएबल कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। अब रिलीजन में जिसके भी सिम्बल्स होते हैं तो वो सभी सिंबल्स को वैल्यूएबल मानेंगे सेम रिलीजन वाले, बट इट कैन ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द वैल्यूज दैट वी चेरिश इन अ डेमोक्रेसी। बट डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हो जाता है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि जितने भी मेजर जो रिलीजन्स होते हैं वो बहुत डाइवर्स है, यानी कि अलग अलग टाइप के रिलीजन्स इंडिया में हैं, and they have survived and evolved through a dialogue within the community. As a result, there exists within each religion a number of sects who differ significantly in their interpretation of religious texts and norms. और जो हर एक रिलीजन जो होते हैं, तो जो जितने भी रिलीजन हैं उनके इंटरप्रिटेशन, उनके टेक्स्ट, उनके नॉर्म्स, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ अलग होता है हर रिलीजन का। और अगर हम इन डिफरेंसेस को इग्नोर कर देंगे और इन्हीं को कॉमन रिलीजन के बेसिस पर इनको हम क्या कर देते हैं, एक कॉमन रिलीजन यहाँ पर बना देते हैं, तो ये एक ऑथोरिटेटिव और ऑप्रेसिव सोसाइटी को क्रिएट कर देगा, ठीक है। हम कॉमन रिलीजन यहाँ पर, जहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, वहाँ पर हम एक कॉमन रिलीजन बना दें, तो इससे क्या होगा, जो कॉमन रिलीजन होगा वो बाकी जो रिलीजन है उनको ऑप्रेस करेगा और एक अथॉरिटी और अपनी अथॉरिटी दिखाएगा, ठीक है। तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड ये है कि ज़्यादातर सोसाइटी कल्चरली डाइवर्स होते हैं, उनका कल्चर जो है वो अलग होता है। एंड दे हैव पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, और वहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, वो फिर भी एक साथ रहते हैं एक ही टेरिटरी में। और अगर सिंगल रिलीजन लाना हो, सिंगल लैंग्वेज लानी हो, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटी अगर लानी हो किसी भी नेशन में, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि जो भी लैंग्वेज लाए हैं, जो भी रिलीजन लाए हैं, तो इससे जो भी बिलोंग नहीं करते होंगे उन ग्रुप्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एंड इट माइट रेस्ट्रिक्ट द रिलीजियस लिबर्टी, और इससे रिलीजियस लिबर्टी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो
जो भी फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी, रिलीजियस फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी एक्सक्लूडेड ग्रुप की और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की, दोज हु डू नॉट स्पीक द नेशनल लैंग्वेज, जो नेशनल लैंग्वेज स्पीक नहीं करते, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, और अगर वहाँ पर लैंग्वेज जो है उसको एक ही लैंग्वेज वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज बना दी जाती है, तो वो लोग जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे. Either way, the ideal that we cherish most in democracy, namely equal treatment and liberty for all. अब डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट हो और सबको लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले, तो ये लिमिटेड हो जाएगी, ये सभी लोगों को नहीं मिल पाएगी. एंड इन दोनों ही रीजन्स के लिए डिज़ायरेबल है इमेजिन करना कि जो नेशन है इन पॉलिटिकल रादर देन कल्चरल टर्म्स, to imagine the nation in political rather than cultural terms, that is democracies need to emphasize and expect loyalty to set of values that may be enshrined in the constitution of the country rather than adherence to a particular religion, race or language. तो इसलिए हमें किसी भी नेशन को राजनीतिक तरीके से सोचना होगा, ना कि सांस्कृतिक तरीके से. तो जो वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी गई है, जितनी भी वैल्यूज़, तो वो अगर वैल्यूज़ जो हैं उनको अगर फॉलो किया जाएगा तभी डेमोक्रेसी जो है उसको ला सकेंगे. ठीक है, ना कि हम किसी रिलीजन, रेस या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करने की बजाय हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें. यानी कि हमें पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिकल टर्म्स में हमें किसी भी नेशन को देखना होगा. तो इसीलिए यहाँ पर था कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी. यहाँ पर ना हमें कोई कॉमन रिलीजन नहीं देखा, ना ही हमने कॉमन लैंग्वेज देखी या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर आइडेंटिटी बनाए. ठीक है, इसलिए पॉलिटिकल बेसिस पर आइडेंटिटी यहाँ पर बनाई गई है, तभी एक नेशन जो है वो फॉर्म किया जा सकता है, एक नेशन को तभी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है. वी हैव आइडेंटिफाइड अबव सम ऑफ द वेज इन विच नेशंस एक्सप्रेस देयर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. We have also seen why democratic states need to fork this identity on the basis of shared political ideals. अब हम यहाँ पर देख लिया कि कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म की जाती है, नेशन कैसे अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी में एक्सप्रेस करते हैं. एंड हमने ये भी देख लिया कि क्यों डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं उन पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है रादर देन कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो. बट वी आर स्टिल लेफ्ट विद एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेमली व्हाई डू पीपल इमेजिन देमसेल्व्स एज अ नेशन. लोग अपने आप को एज अ नेशन क्यों अपने आप को इमेजिन करते हैं. वट आर सम ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट नेशन, अलग अलग नेशन के एस्पिरेशंस क्या हैं. बाकी के जो नो सेक्शंस हैं उनमें हम इन क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे. ठीक है, उसमें हम कौन सा टॉपिक करेंगे, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि बसाक जो है, जो एक रीजन है उसके ऊपर है. ठीक है, और इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद, एक केस स्टडी की तरह इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसकी तरफ जाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग. ओके, सो ये बसाक जो है, ये रीजन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही रीजन, इसी का नाम क्या है, बसाक. और यहाँ पर क्या है, स्पेन है. ठीक है, एंड इसके राइट साइड में क्या है, कैटेलोनिया है. ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, फ्रांस है. आप मैप में भी इसको देख सकते हो, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो अब इसकी चर्चा हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो बसाक रीजन है इसने नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी कि ये जो ये बसाक जो है इसको क्या कर दिया जाए, अलग से कंट्री बना दी जाए, इसे स्पेन का पार्ट नहीं रहना है. ठीक है, ऐसी इसने डिमांड उठाई थी. तो डिमांड्स फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हैव बीन रेज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग पार्ट्स में इस चीज़ की डिमांड उठती रही है. ठीक है, ये एक ऑटोनोमस प्रोविंस है. तो अब हम बसाक के बारे में देखेंगे. बसाक जो है वो एक बहुत हिली एरिया है, प्रॉस्परस रीजन है स्पेन में, और ये जो रीजन है दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेनिश गवर्नमेंट. स्पेनिश गवर्नमेंट ने इसे इतनी ऑटोनॉमी दी है, ऑटोनॉमी मतलब इसको इतनी पावर दी है कि अपने रूल्स वगैरह ये खुद से बना सकते हैं, इतनी पावर इनके पास है. अब
उनको इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है। अब इतनी पावर तो इन्होंने पहले से ही दे रखी है, फिर ये क्यों डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, ये भी एक क्वेश्चन उठता है। ठीक है, जो लीडर्स थे बसाक नेशनलिस्ट मूवमेंट के, वो सेटिस्फाई नहीं थे इस ऑटोनमी के साथ। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि बसाक को बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस मिल जाए, बिल्कुल ही इसको स्पेन से अलग कर दिया जाए, एंड दे वांट दिस रीजन टू बिकम अ सेपरेट कंट्री। जो सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के, तो सपोर्टर्स ऑफ दिस मूवमेंट हैव यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टिल रिसेंटली वायलेंट मीन्स टू प्रेस फॉर दिस डिमांड। जो इस मूवमेंट के सपोर्टर्स थे तो उनको सप्रेस किया गया। जो स्पेन था उसने इसको अभी तक सेपरेट कंट्री नहीं बनने दिया, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस भी क्रिएट हुआ है। ओके, क्या ऐसे रीजंस थे, कौन कौन से रीजंस थे जिनके लिए इन्होंने डिमांड उठाया, मतलब क्या इन्होंने अपने रीजंस रखे कि ये रीजंस हैं जिस वजह से हम अपनी सेपरेट कंट्री चाहते हैं। तो बसाक के जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है स्पेनिश कल्चर से। ठीक है, ओके, उनकी लैंग्वेज भी बहुत अलग है, ये उन्होंने दूसरा कारण बताया अपना। तो स्पेनिश लैंग्वेज अलग है और इनकी लैंग्वेज अलग है, तो इन्होंने ये भी एक रीज़न दिया कि हम तो अपनी एक अलग से नेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है, और सिर्फ 1/3 पीपल जो है बसाक में वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर जो हिली एरिया है वो इसको जोग्राफिकली भी अलग बना देता है, बट ये तो कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर हम इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में तो कितने जोग्राफिकली कितने एरियाज़ अलग अलग हैं। एक तरफ तो हिली एरिया है, हिली एरियाज़ वाले कह देंगे हम अपनी अलग कंट्री बनाएंगे, एक तरफ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मिट्टी मिट्टी है, रेगिस्तान है, वो कह देंगे हम अपना अलग बनाएंगे। तो ऐसे तो ये लेजिटिमेट क्लेम नहीं है, लेजिटिमेट रीज़न नहीं है। ठीक है, कि भाई जोग्राफिकली अलग है तो हम अपना अलग एरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने 3-4 रीज़न दिए कि हमारा कल्चर अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, और हम जोग्राफिकली भी अलग है। एवर सिंस द रोमन डेज, अब पहले की बात हो रही है, रोमन जब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था, तब जो बसाक रीजन था ही इट नेवर सरेंडर्ड इट्स ऑटोनमी टू स्पेनिश रूलर्स। तो उस टाइम स्पेनिश के जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन उस टाइम भी बसाक रीजन जो है उनकी ऑटोनमी बसाक रीजन के पास ही रही, किसी स्पेनिश रूलर के पास नहीं गई। इट्स सिस्टम ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वर गवर्न बाय इट्स ओन यूनिक अरेंजमेंट्स। इसका जो सिस्टम है जस्टिस करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, और जो फाइनेंस है वो गवर्न किया जाता है इनकी खुद की अरेंजमेंट से। ठीक है, ये खुद से अपना डिसाइड करते हैं किस तरीके से इनको गवर्न करनी है अपना रीजन। अब जो मॉडर्न बसाक नेशनलिस्ट मूवमेंट है तो ये हुई कैसे थी, इसमें था क्या, तो ये स्टार्ट हुई अराउंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का एंड होने को आया तब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जो स्पेनिश रूलर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि ये जो यूनिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है इसको एबोलिश किया जाए, ऐसा स्पेनिश रूलर करना चाहते थे। ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब है वो अपना वहाँ पर रूल बनाना चाहते थे, उनसे ऑटोनमी छीनना चाहते थे। तो 20th सेंचुरी में जो स्पेनिश डिक्टेटर है फ्रांको, तो फर्दर कट डाउन दिस ऑटोनमी, वो भी नहीं चाहते थे कि इनके पास ऑटोनमी जाए। ठीक है, अब उस टाइम तो इनके पास रीज़न था, इनके पास ऑटोनमी नहीं थी इसलिए अपने सेपरेट कंट्री बनाना चाहते थे, बट अब तो इनके पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि अब तो इनको पूरी ऑटोनमी मिली हुई है, फिर अब क्यों ये अपनी सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन उठता है। ही वेंट एज फार एज टू बैन द यूज ऑफ बसाक लैंग्वेज इन पब्लिक प्लेसेस एंड इवन होम्स। और इन्होंने फ्रांको जो थे उन्होंने क्या किया, ये जो बसाक लैंग्वेज थी तो इसको पब्लिक प्लेसेस में, इवन होम्स में, घर में भी ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ऐसा इन्होंने बैन लगा दिया। फिर ये जो रिप्रेसिव मेजर थी हैव नाउ बीन विड्रॉन, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब तो इनको खुली छूट मिली हुई है कि कोई भी लैंग्वेज बोले, अपने कल्चर को फॉलो करे, इनके पास पूरी ऑटोनमी है। बट जो लीडर्स हैं बसाक मूवमेंट के, तो वो फिर भी क्या चाहते हैं, कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ द मोटिव्स ऑफ स्पेनिश गवर्नमेंट एंड fearful ऑफ द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन देयर रीजन। अब ये क्या सोच रहे हैं कि कहीं फिर से ही
ये जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो ऐसा ही ना कर दे, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं आउटसाइडर जो है वो हमारे रीजन में ना घुस जाए, ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम है। फिर इनके जो अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि जो बसाक दैट बसाक सेपरेटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक पॉलिटिकल गेन आउट ऑफ एन इशू ऑलरेडी रिसॉल्व, कि भाई बसाक के जो लोग हैं वो तो ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसको पहले ही सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। डू यू थिंक दैट बसाक नेशनलिस्ट आर जस्टिफाइड इन डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन? क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई है? अब अगर ऐसे होगा कि छोटे छोटे रीजन्स कहेंगे कि हम तो अपनी सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा इंडिया जो है उसमें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ बन जाएंगी, छोटी छोटी कंट्रीज़ बन जाएंगी, जैसे कि यूरोप की उसमें भी है। यूरोप में भी क्या है, यूरोप है तो थोड़ा सा इंडिया जितना ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, यानी कि दिल्ली जो है ना उससे भी छोटी छोटी कंट्रीज़ वहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली तो एक स्टेट है बट वहाँ पर क्या है, कंट्रीज़ बनी हुई है। इस बसाक का नेशन, क्या बसाक एक नेशन है? वट मोर वुड यू लाइक टू नो बिफोर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू थिंक ऑफ सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। एंड कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स एंड ग्रुप्स इन आवर कंट्री वेयर सच डिमांड्स हैव बीन मेड? और क्या आप ऐसे रीजन्स के बारे में सोच सकते हैं हमारी कंट्री में जिन्होंने ऐसी डिमांड बनाई, ऐसी डिमांड रखी थी? तो श्रीलंका में हम देख सकते हैं, तो हमारी कंट्री नहीं है बट अलग है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर श्रीलंका का हो सकता है जहाँ पे तमिल स्पीकर्स जो थे उन्होंने अपनी सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी। इंडिया में बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले के टाइम में उन्होंने भी अपनी ऐसी डिमांड रखी थी कि वो सेपरेट होना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको पहले क्यों पढ़ा, ताकि हम जब इस टॉपिक को पढ़ें तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होता क्या है। नेशंस अनलाइक अदर सोशल ग्रुप्स सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड डिटरमिन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। अब सोशल ग्रुप्स में क्या होता है कि सोशल ग्रुप जैसे टीम वगैरह लगा लो आप, कोई क्रिकेट टीम हो गई, तो वो तो ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है जो है उसकी वो खुद से डिसीजन लेंगे, ऐसा उनके पास कोई राइट नहीं है। तो नेशंस जो हैं वो अपने आप को गवर्न करने का जो है राइट रखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। एंड दे सीक इन अदर वर्ड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनके पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि वो अपने आप को डिटर्मिन कर सकते हैं, अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। इस क्लेम को लेने के लिए अ नेशन सीक्स रिकॉग्निशन, और इस क्लेम के लिए नेशन को रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक रीजन है वो अलग से सेपरेट कंट्री बनना चाहता है, तो बाकी की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होंगी, बाकी के जो अलग अलग जो भी देश होंगे, तो उनको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। इस जो अभी न्यूली जो कंट्री बनना चाहती है उसको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और जब इसको रिकॉग्निशन मिलेगी तभी हम कह सकते हैं कि वो एक कंट्री है, अदरवाइज नहीं है। ज़्यादा ऑफन these claims come from people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity। अब हमने बस बसाक का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो उसमें हमने क्या देखा कि वो लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की कि उनकी सेपरेट नेशन बने, उनका सेपरेट कंट्री बने, क्योंकि उनकी लैंग्वेज एक है, उनका कल्चर एक है, मतलब कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस उनके अंदर है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो रीज़न दे रखा है कि क्यों कंट्रीज़ डिमांड करती हैं कि वो सेपरेट, सॉरी, क्यों जो अलग अलग रीजन है वो डिमांड करते हैं कि वो सेपरेट कंट्री बन जाए, तो उनका रीज़न है ये। और कुछ केसेस में क्या होता है, ऐसे जो क्लेम्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के, दे आर लिंक्ड दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू द डिज़ायर टू फॉर्म अ स्टेट इन विच द कल्चर ऑफ द ग्रुप इज प्रोटेक्टेड, इट नोट इफ नॉट प्रिविलेज्ड, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज इसलिए भी डिमांड करती है कि उनको अलग से इंडिपेंडेंट उनको कंट्री बनानी है, क्योंकि वो चाहती है कि उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके कल्चर, वो अपने कल्चर को ऊपर रखें, ठीक है, प्रिविलेज बनाएं। क्लेम्स ऑफ द लेटर काइंड वर फ्रिक्वेंटली मेड इन द 19th सेंचुरी इन यूरोप। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप में
द नोशन ऑफ वन कल्चर वन स्टेट बिगेन टू गेन एक्सेप्टेबिलिटी एट द टाइम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसने बोला है कि वन कल्चर वन स्टेट, तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो यूरोप है, ठीक है, अब इस यूरोप में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज बननी शुरू हो गई थी, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी ये। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर डिमांड उठ गई थी वन कल्चर वन स्टेट, यानी कि एक स्टेट में एक ही कल्चर होगा, एक ही टाइप का कल्चर होगा, कोई दूसरा कल्चर नहीं होगा, मतलब ऐसे मिक्स कल्चर नहीं होंगे, डाइवर्स ग्रुप्स नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसलिए तो इतनी सारी कंट्रीज वहाँ पर डेवलप हो गई। ठीक है, क्योंकि जो रिलीजन होते हैं, जो कल्चर होते हैं, तो बहुत डाइवर्स होते हैं, तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज ऐसे फॉर्म हो गई बहुत सारी। Subsequently, the idea of one culture, one state was employed while reordering state boundaries after World War One। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई, तो जैसे कि मान लो ये यूरोप है, यहाँ का एक एरिया है, तो यहाँ से जो इस एरिया में जो जिसकी मेजॉरिटी है जिस कल्चर की, वो तो यहीं रहेंगे, बट बाकी जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि वन कल्चर वन स्टेट की डिमांड थी। ठीक है, तो ऐसा वर्ल्ड वॉर वन में हुआ। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आ जाती है, जो कि हमने 10th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा था, बट ये तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन हिस्ट्री में भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्मॉल न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में भी क्या हुआ था, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट, छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट हो गई थी, बट इट प्रूव वर्चुअली इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द डिमांड्स फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन विच वर मेड एट द टाइम। बट ये इम्पॉसिबल था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन सबकी डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जाए। अब ऐसे तो कोई भी छोटा सा एरिया होगा वो भी कह देगा कि हमें, हमारे अंदर तो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, तो हमें तो क्या चाहिए, अलग से सेपरेट स्टेट बनानी है, चाहे उसमें कितनी छोटी वो कितना ही छोटा वो एरिया क्यों ना हो, ऐसे तो कोई भी डिमांड कर देगा। तो ऐसे तो हम किसी को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो राइट है वो नहीं दे सकते हैं। बेसाइड्स reorganization of the state boundaries to satisfy the demands of one culture one state led to mass migration of population across state boundaries। तो जो वन स्टेट वन कल्चर और वन स्टेट की जो डिमांड थी उससे मास माइग्रेशन हुआ। देखो, अब जो भी यहाँ इस रीजन में जितने भी लोग हैं वो एक कल्चर के नहीं हो सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो हैं जो दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं वो चले जाएं, बट थोड़े बहुत तो फिर भी यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, तो पूरे तरीके से वन कल्चर वन स्टेट नहीं बन सकता है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। थोड़े बहुत वहाँ पर दूसरे कल्चर के लोग तो होंगे ही होंगे। मिलियंस ऑफ पीपल एज ए कॉन्सिक्वेंस वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लैंड विच हैड बीन देयर होम फॉर जनरेशन। अब मिलियंस ऑफ पीपल जो उनको उनके घर से अलग कर दिया गया और उनकी लैंड से अलग कर दिया गया, जो कि बहुत सालों तक, बहुत जनरेशन्स तक जो उनके घर रहे हैं उनको अलग कर दिया गया। एंड मैनी अदर बिकेम विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, और बहुत लोग जो हैं वो कम्युनल वायलेंस के विक्टिम बन गए। ह्यूमैनिटी पेड अ हैवी प्राइस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग बाउंड्रीज इन अ वे दैट कल्चरली डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज कुड फॉर्म सेपरेट नेशन स्टेट्स। अब इसमें ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वन कल्चर और वन स्टेट की डिमांड को रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो बाउंड्रीज है उनको रीऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, सेपरेट नेशन स्टेट्स के लिए। Besides, even in this effort, it was not possible to ensure that newly created states contained only one ethnic community। और ये भी पॉसिबल नहीं था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स जो हैं, उनकी वन एथनिक कम्युनिटी हो, क्योंकि कोई ना कोई तो दूसरा डाइवर्स ग्रुप हो ही जाएगा वहाँ पर। पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है कि एक ही एथनिक कम्युनिटी हो। इंडीड ज़्यादातर जो स्टेट्स थी वहाँ पर एक से ज़्यादा कल्चरल और एथनिक कम्युनिटी थी जो कि रह रही थी वहाँ पर। और ये जो कम्युनिटीज़ थी जो कि स्मॉल थी, काफ़ी छोटी थी नंबर्स में, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी, और ये माइनॉरिटी में आ गई स्टेट के अंदर। और डिसएडवांटेज इनके लिए यही थी कि ये माइनॉरिटी में आ गई थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी ऑफ एकोमोडेटिंग माइनॉरिटीज एज इक्वल सिटीजन्स रिमेन्ड। माइनॉरिटीज़ की हमेशा से डिमांड रही है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए।
द ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, सिर्फ एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट जो था वो क्या था कि दैट इट ग्रांटेड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन टू वेरियस ग्रुप्स हु saw themselves as distinct nation and wanted the opportunity to govern themselves and determine their own future. सिर्फ एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये था, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दी वेरियस ग्रुप्स को जिन्होंने अपने आप को एज दिस अलग नेशन देखा, अलग सी कंट्री बनी और उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को गवर्न करने के लिए और अपने फ्यूचर को खुद से डिटरमिन करने के लिए, खुद से चूज करने के लिए. The right to national self-determination has also been asserted by national liberation movements in Asia and Africa when they were struggling against colonial domination. अब जब एशिया और अफ्रीका को कॉलोनी बना लिया गया था, जब यहाँ पर कॉलोनियल डोमिनेशन किया गया था, ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका भी क्या डिमांड कर रहे थे, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड कर रहे थे. नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स वहाँ पर की गई थी कि फ्रीडम के लिए इन्होंने मूवमेंट्स की थी. नेशनल मूवमेंट्स मेंटेन दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वुड प्रोवाइड डिग्निटी. अब नेशनल मूवमेंट्स क्या दिखाती है, नेशनल मूवमेंट्स क्यों की जाती है, ताकि उनको पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस मिल सके जो कि उनको डिग्निटी प्रोवाइड करे, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करे जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, और उनको हेल्प करे कि जो भी उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके. ज़्यादातर जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं गोल ऑफ ब्रिंगिंग जस्टिस एंड राइट्स. किस चीज़ से इंस्पायर है कि वो अपने जो भी रीजन है वहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी और प्रोस्पैरिटी लाना चाहते हैं अपने नेशन में. तो इसी चीज़ से इंस्पायर होकर नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स जो हैं वो की गई होंगी, की गई थी पहले के टाइम पर. However, here also it improved almost impossible to ensure that each cultural group, some of whom claim to be distinct nations, अब इन मूवमेंट्स की वजह से पॉसिबल हो सका कि जो कल्चरल ग्रुप हैं, ठीक है, जो नेशन बनना चाहते हैं, तो उनको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिले, वो अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और स्टेटहुड को अचीव कर सके. ठीक है, एज अ रिजल्ट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, बॉर्डर वॉर्स एंड वायलेंस हैव कंटिन्यूड टू प्लैग मैनी कंट्रीज इन द रीजन. अब एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उनका माइग्रेशन हुआ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो बॉर्डर वॉर्स हैं वो भी हुई, वायलेंस क्रिएट हुआ ताकि उनको इंडिपेंडेंस मिल सके. एंड दस वी हैव पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ नेशन स्टेट्स which themselves had achieved independence through struggle now acting against minorities with their own territories who claim the right to self determination. कुछ छोटे छोटे रीजन्स जो डिमांड कर रहे थे कि उनको अपनी अलग से उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको अलग से अपना नेशन बनाना है, तो उन माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया गया. ठीक है, उन गवर्नमेंट को उन माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करना पड़ा विद इन देयर ऑन टेरिटरीज, जो चाहती थी कि उनको राइट टू मिले, राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. वर्चुअली एवरी स्टेट इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सारी स्टेट्स जो हैं वो अब इस डायलेमा को फेस करती हैं कि कैसे जो मूवमेंट्स हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की, इनके साथ कैसे डील करना है. एंड दिस इज रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन. बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि कैसे डील करना है जो जो एरियाज जो हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उठाता है राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पर. अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो ये नहीं है कि जो नई जो स्टेट्स हैं अगर वो डिमांड कर रही हैं कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि उनको ये राइट दे दिया जाए कि वो अपनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना ले, बट इन मेकिंग एग्जिस्टिंग स्टेट्स मोर डेमोक्रेटिक एंड इक्वल. लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, उनको और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इक्वल बना दिया जाए ताकि उनके अंदर ये फीलिंग ना आए कि उनको नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट चाहिए. दैट इज़ इन ensuring that people with different cultural and ethnic identities live and coexist as partners and equal citizens within the country. तो इससे क्या होगा कि लोग जो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो एक साथ रह पाएंगे और इक्वल उनको राइट मिलेंगे सबको. ठीक है, and this may be essential not only for resolving problems arising from new claims for self determination
बट ऑल्सो फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड स्टेट। अब इससे क्या होगा, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो भी बनेंगी। आफ्टर ऑल अ नेशन स्टेट विच डज नॉट रिस्पेक्ट द राइट्स and cultural identity of minorities within the state would find it difficult to gain the loyalty of its members। अगर कोई ऐसी नेशन स्टेट है जो राइट्स, जो लोगों के राइट्स हैं, कल्चरल आइडेंटिटी, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, अगर उनकी नेशन स्टेट अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो जो मेंबर्स होंगे वहाँ के वो भी उस गवर्नमेंट से लॉयल नहीं होंगे। ठीक है, और वहाँ पर यूनिटी जो है वो भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म का। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वो है नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म का। प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं, मल्टीपल कल्चर्स हैं, तो उनके बारे में जब प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है या फिर उनके बारे में सोचना, उनके बारे में डिसीजंस लेना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब तो हमने इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म का मतलब यहाँ पर है क्या। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा, वन कल्चर वन स्टेट। ये जो आइडिया था इसको ज़्यादा हमें ये नहीं कह सकते वन कल्चर और वन स्टेट का जो ये जो डिमांड है वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो एक बार जब हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में सोचना कि वो किस तरीके से एक साथ कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इन परस्यूट ऑफ गोल दैट मैनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी today have introduced measures for recognizing and protecting the identity of cultural minority communities living within the territory। अब बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने क्या किया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी कल्चरली माइनॉरिटी है, तो उन लोगों को उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है वो भी गवर्नमेंट ने ली है और उनको रिकग्निशन देने की भी। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटेक्शन को लेकर प्रोविजंस जितने भी हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल माइनॉरिटीज़ के, सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है और उसी तरीके से इसको फॉलो भी किया जाता है। The kinds of group rights which have been granted in different countries include constitutional protection for language, cultures, and religion of minority groups and their members। जो राइट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो राइट्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में दिए जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी आती है लैंग्वेज के लिए, मतलब जो लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, माइनॉरिटी ग्रुप्स के, उनको प्रोटेक्शन दी जाए कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके इनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि आगे कभी भी ऐसा ना हो कि इनको प्रोटेक्शन मिले ही ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई है तो ज़रूर इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। कुछ केसेस में ये आइडेंटिफाई किया गया है, जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने, जो आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं तो उनके पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन एज अ ग्रुप इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़। जो लेजिस्लेचर होता है उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन मिलने का उनके पास राइट है, और बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें भी रिप्रेजेंट होने का इनको पूरा अधिकार है। ऐसे जो राइट्स है वो जस्टिफाई हो सकते हैं इस ग्राउंड पर कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर इनको ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो इक्वल ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, उन मेंबर्स को जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनको रिकग्निशन देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नेशनल कम्युनिटी का पार्ट है। एंड इसका मतलब है कि जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको एक इंक्लूसिव मैनर में देखा जाता है। इंक्लूसिव मैनर का मतलब होता है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर चीज़ को इंक्लूड करना, यानी कि किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से या फिर किसी भी रेस, किसी भी चीज़ से बिलोंग करते हो, सबको इंक्लूड किया जाएगा।
ठीक है, और उसमें सबको रिकॉग्निशन मिलेगी, जो भी कल्चरल कम्युनिटीज हैं उन सबको। Although it is hoped that granted groups recognition and protection would satisfy their aspirations. अब ऐसा होप किया गया था, ऐसी आशा रखी गई थी कि जो ग्रुप्स हैं जिनको रिकॉग्निशन दी जा रही है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो इससे उनकी एस्पिरेशंस जो भी हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। कुछ ग्रुप्स, लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स क्या करते हैं, सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड करते हैं। ठीक है, ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जबकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो नेशनलिस्ट की जो एस्पिरेशन है वो अभी भी बहुत सारे ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ को मोटिवेट कर रही है, यानी कि उनको अलग से कंट्री बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए उनको मोटिवेट कर रही है। ठीक है, considerable generosity and skill is needed for countries to be able to deal with such demands in a democratic manner. अब जेनरोसिटी का मतलब होता है कि काइंड नेचर होना, ठीक है, और स्किल, ये कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि ऐसी जो डिमांड्स है डेमोक्रेटिक मैनर से उनको डील किया जा सके उनके साथ। To sum up, right to national self-determination was often understood to include the right to independent statehood for nationalities. अब राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट राइट देता है ना कि इंडिपेंडेंट स्टेटहुड बना सकती हैं जो भी नेशनलिटीज़ हैं, जिनके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो बना सकते हैं, एज अ नेशन बना सकते हैं अपने आप को। But not only would it be impossible to grant independent statehood to every group that sees itself as a distinct cultural group, लेकिन हर किसी को इंडिपेंडेंट स्टेटहुड ये जो है इसका राइट नहीं दिया जा सकता है कि जो भी कल्चरल ग्रुप है वो उठ के कह देगा कि हमें तो इंडिपेंडेंट स्टेटहुड बनाना है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हर किसी को ऐसा राइट नहीं दिया जाता है नेशन बनाने का, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल होता है। एंड इससे जो स्टेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सेपरेट हो जाएंगी, एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की वो बढ़ जाएंगी। ये जो राइट है, दिस राइट हैज़ नाउ बीन री इंटरप्रिटेड to mean granting certain democratic rights for nationality within a state. अब ये जो राइट है इसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है ताकि कुछ जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो नेशनलिटी के लिए दिए जा सके। ठीक है, मतलब जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है सेपरेट स्टेटहुड बनाने की, उनको ही ये सिर्फ ये जो राइट्स है वो ग्रांट किए जाएं, बेवजह किसी को भी ग्रांट नहीं किए जाते। द वर्ल्ड वी लिव in is one that is deeply conscious of the importance of giving recognition to identities. हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसमें अलग अलग जो भी स्टेट बनी हुई हैं तो उनको आइडेंटिटीज़ मिलती हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलती हैं। एंड टुडे वी विटनेस मैनी स्ट्रगल्स, और आज हम बहुत सारे स्ट्रगल्स देख रहे हैं कि जो ग्रुप है वो रिकॉग्निशन मांग रहा है। ठीक है, and many of which employ the language of nationalism. While we need to acknowledge the claims of identity, we should be careful not to allow identity claims to lead to divisions and violence in the society. अब हमें ये जो राइट है इसको ग्रांट करते हुए इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि हर किसी को ग्रांट ना किया जाए, क्योंकि इससे डिविजन्स होंगे, साथ ही साथ वायलेंस भी क्रिएट होगा। एंड वी नीड टू रिमेंबर कि हर पर्सन जो है उसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हो सकती हैं। उसकी आइडेंटिटी हो सकती है बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, एंड मे बी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, सो लॉन्ग एज ईच पर्सन फील that he or she can express the different dimensions of his or her personality. They may not feel the need to make claims on the state for political recognition and concessions for any identity. और जब तक किसी भी पर्सन को लगेगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है अलग अलग डायमेंशन से, तब तक वो ऐसे क्लेम्स नहीं करेगा कि उसको अलग से पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए या फिर उसे स्टेटहुड बनाना है अलग से। ठीक है, तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है सिटीज़न की, दैट शुड एनकम्पास द डिफरेंट आइडेंटिटीज़ विच पीपल में हैव।
किसी भी डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है सिटीजन्स की, उसमें भी अलग अलग आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग से अपनी स्टेटहुड की डिमांड कर ले। एंड इट वुड बी डेंजरस इफ intolerant and homogeneous forms of identity and nationalism are allowed to develop। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो नेशनलिज्म चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, नेशनलिज्म के बारे में भी समझा, नेशन के बारे में भी समझा, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन भी देखा, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म भी देखा। ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस देखे नेशनलिज्म के बारे में। अब तक नेशनलिज्म का मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या समझते थे कि बस राष्ट्रीय एकता, ठीक है, इस तरीके से समझते थे। बट अब तो पूरा चैप्टर जो है इस पर हमने बहुत सारे डायमेंशंस देखे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। तो टैगोर के बारे में आप सब जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक पोइट भी थे, पेंटर भी थे। ठीक है, और इन्होंने जो राष्ट्रगान है यानी कि जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो क्रिटिक का मतलब क्या होता है? अ डिटेल्ड एनालिसिस। जब भी किसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है उसे हम क्रिटिक कहते हैं। ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में हमें एक एनालिसिस प्रोवाइड किया है। ठीक है, इनका पॉइंट व्यू क्या था, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि नेशनलिज्म से क्या समझते थे। ठीक है, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। My refuge is humanity, and I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देशभक्ति जो है, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। जो देशभक्ति है वो हमारी फाइनल आध्यात्मिक शेल्टर नहीं हो सकता। हमारा जो शेल्टर है वो क्या है? ह्यूमैनिटी है। पेट्रियोटिज्म जो है वो हमारा स्पिरिचुअल शेल्टर नहीं हो सकता। हमारा जो शेल्टर है वो क्या है? ह्यूमैनिटी है। ठीक है, काइंडनेस की फीलिंग है। एंड आई विल नॉट बाय अ ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ डायमंड्स, यानी कि डायमंड्स के प्राइस के लिए मैं ग्लास नहीं खरीदूंगा। एंड आई विल नेवर अलो पेट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर ह्यूमैनिटी, और मैं पेट्रियोटिज्म को ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं रखूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, तो वो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट थे। जैसे कि जो फॉरेन कंट्रीज थी तो उन्होंने क्या किया था, कॉलोनीज बना ली थी, तो उस चीज़ के ये अगेंस्ट। एंड असर्टेड इंडियाज राइट टू इंडिपेंडेंस, और इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया? इंडिया के राइट टू इंडिपेंडेंस पर। He felt that in British administration of the colonies, there was no place of upholding of dignity of human relationship। इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है कि कॉलोनीज बनाने का, तो यहाँ पर लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, यहाँ पर कोई भी ह्यूमैनिटी शो नहीं की जा रही है। एन आइडिया विच वॉज अदरवाइज चेरिश्ड इन द ब्रिटिश सिविलाइजेशन। Tagore made a distinction between opposing Western imperialism and rejecting Western civilization। ये दोनों चीज़ों के खिलाफ थे, वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म में के खिलाफ भी थे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ भी थे। बट वाई जो इंडियंस थे, इंडियंस शुड बी रूटेड इन देयर ओन कल्चर एंड हेरिटेज। दे शुड नॉट रेजिस्ट लर्निंग फ्रीली एंड प्रॉफिटेबली फ्रॉम अब्रोड। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो अपने कल्चर को फॉलो करे, अपने हेरिटेज को फॉलो करे, लेकिन जो बाहर से जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को साथ ही साथ सीखे भी, उस चीज़ को रोके ना, सीखने से ना रुके, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए ही प्रॉफिटेबल होगी। अ क्रिटिक ऑफ व्हाट ही कॉल्ड पेट्रियोटिज्म is a persistent theme in his writings. He was very critical of the narrow expression of nationalism that he found at work in parts of independence movement। तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बहुत क्रिटिकल थे, किसको लेकर? नेशनलिज्म को लेकर। जो उन्होंने जब इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी तब उन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग देखी थी। एंड ही वॉज अफ्रेड दैट अ रिजेक्शन ऑफ द वेस्ट
in favor of what looked like Indian tradition was not only limiting in itself. अब वो किस चीज़ से डर रहे थे कि ये जो वेस्ट से जो भी चीज़ें आ रही उस चीज़ का जो रिजेक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ इंडियंस को लिमिट नहीं कर रहा है, बल्कि ये हॉस्टैलिटी में भी चेंज हो सकता है, शत्रुता में भी चेंज हो सकता है. Influences from abroad, including Christianity, Judaism, Zoroastrianism, and Islam, which have been present in our country. तो इससे क्या हो सकता है, जो शत्रुता है वो क्रिएट हो सकती है अब्रॉड से, जिसमें अलग अलग रिलीजन आते हैं. ठीक है, तो मेनली ये कहना क्या चाहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो नेशनलिज्म की जगह, सॉरी पेट्रोटिज्म की जगह वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं. ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि जो नेशनलिज्म अपनी जगह ठीक है, पेट्रोटिज्म अपनी जगह ठीक है, बट ह्यूमैनिटी जो है वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए. ओके. और ये भी कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो अपना कल्चर तो फॉलो करे, बट साथ ही साथ जो बाहर से जो लर्निंग आ रही है उस चीज़ को भी सीखें. ठीक है, और अगर इंडियंस जो है वो वेस्टर्न कल्चर को रेजिस्ट कर देते हैं तो इससे सिर्फ इंडियंस को ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पर हॉस्टैलिटी भी, शत्रुता भी बढ़ रही है. जो बाकी रिलीजन है ना, वो इंडियन के प्रति शत्रुता की फीलिंग भी रखेंगे अगर इंडियंस रेजिस्ट करेंगे वेस्टर्न कल्चर को. ठीक है, अगर दूसरे के कल्चर को रेजिस्ट करेंगे तो कोई दूसरा कल्चर हमारे कल्चर को फॉलो क्यों करेगा. तो ये सारी चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी. ये उनका एक आइडिया था, उनकी एक फीलिंग थी, जो कि ये एक पॉइंट थे तो ये लिखते रहते थे. ठीक है, आई होप आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे सेक्युलरिज्म वाला चैप्टर. ठीक है, थैंक यू.